आप लोग ना 12th को स्टार्टिंग से ही हो सके तो सीरियसली लो और स्टार्टिंग से ही बहुत मेहनत करने लग जाओ, क्योंकि 12th में क्या प्रॉब्लम आता है, देखो 11th में भी आप लोगों को लास्ट तक आप लोगों को समझ में आएगा कि इतना आसान नहीं है, ठीक है। बट 12th में क्या प्रॉब्लम आता है कि आप लोगों को 12th में आप लोगों को 12th भी पढ़ना है, आसान नहीं है। 11th का रिवाइज भी करना है पूरा और बोर्ड भी पढ़ना है, ठीक है। तो 11th में जितना लोड था ना उससे ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ज्यादा लोड होता है। तो अभी से ही लग जाओ कि अभी से ही आप लोगों को 11th का रिवाइज भी करने के, 12th में जनरली क्या होता है जब टेस्ट आता है तो उसमें 11th के चैप्टर्स भी आते हैं सिलेबस में, तो वो भी आपको रिवाइज करना है। बट 11th का रिवीजन वैसे ही करना। अभी तो जो बैकलॉग है वो क्लियर कर लो, फिर जैसे ही टेस्ट आपका स्टार्ट होगा उसमें 11th के चैप्टर्स भी आएंगे, तो जो चैप्टर आएगा वो आप लोग रिवाइज करते रहना। और सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड्स, मैं हर साल कहता हूँ बट हर साल, हाँ संजय मैं वही बोल रहा हूँ, मैं हर साल कहता हूँ बट हर साल मैंने ऑब्जर्व किया कि हार्डली कोई बच्चा करता है और फिर लास्ट में सबको दिक्कत आता है कि ये मत सोचना कि बोर्ड बाद में कर लेंगे, वो बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है बोर्ड अगर बाद के लिए छोड़ने से। बोर्ड ना आप लोग स्टार्टिंग से ही करो, ठीक है। आप खुद सोचो, मान लो नेक्स्ट ईयर आप लोगों का मेंस कौन से मंथ में होगा, नेक्स्ट ईयर मेंस कौन से मंथ में होगा? हाँ जनवरी होगा, जैन होगा, मोस्टली जैन ही होगा। किसी किसी ने कुछ बोला क्या? मेरे पास आवाज नहीं आ रहा। मोस्टली जैन ही होगा, ठीक है। हमारा सिलेबस कब खत्म होगा? हाँ नवंबर में खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग नवंबर तक सिर्फ हमारा ही करते हैं, हम लोग इतना होमवर्क देंगे तुम लोग को 11th के लास्ट में समझ में आएगा, तो होमवर्क बहुत होता है, तो सिर्फ हमारा ही करते रहोगे। जैन में वो है मेंस, तो तुम लोग दिसंबर में क्या करोगे? बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे कि मेंस के लिए पढ़ेंगे? ऑब्वियसली मेंस के लिए पढ़ोगे। फिर जैन में मेंस कब खत्म होगा? रफली ऐसे कब खत्म होगा रफली? हाँ, मान लो 28 जन तक खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पता है आप लोगों को कॉलेज का प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको मतलब ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज आप लोगों का कॉलेज के प्रैक्टिकल एग्जाम में वेस्ट होगा, पूरा सुबह से शाम तक कॉलेज में रहना पड़ता है, उसमें वेस्ट हो जाएगा। फिर आप लोगों का मान लो फिर बोर्ड्स कब से स्टार्ट हो जाएगा? मार्च से स्टार्ट नहीं होता है, फेब से स्टार्ट हो जाता है, फेब 28 फेब के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो ये 30 डेज का गैप है, उसमें भी आपका 10 दिन तो आपका प्रैक्टिकल में जाएगा, तो सिर्फ 20 डेज बचेगा आप लोगों के पास बोर्ड के लिए। वो भी बहुत मुश्किल से बचता है, इतना वो नहीं है। 20 डेज में 5 सब्जेक्ट का, एक एक सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 20-20 चैप्टर है, तो 100 चैप्टर्स करना इट्स लिटरली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बोर्ड आप लोग अभी से ही करो और जरूर करना, नहीं तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आएगा आगे चल के, ठीक है। क्योंकि जनरली मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि नवंबर तक हमारा सिलेबस हो जाता है और फिर नवंबर के बाद जब दिसंबर आता है तो बहुत सारे बच्चों को ये कि सर हमारा बोर्ड तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं मेंस के लिए कैसे पढ़ूं, तो फिर वो दिसंबर से बोर्ड के लिए लग जाता है, फिर उनका मेंस खराब चला जाता है। तो ऐसे मत करना, बोर्ड अभी से ही पढ़ो और शेड्यूल बना लो कि हफ्ते में मैं कम से कम 2 या 3 दिन बोर्ड का 2-3 घंटा के लिए पढ़ूंगा हमेशा, ठीक है। आपको पास टाइम नहीं मिलेगा लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा हमेशा। ये रहेगा कि अरे संडे को टेस्ट है, मैं बोर्ड के लिए नहीं, मतलब अभी इस वीक नहीं पढ़ता हूँ, नेक्स्ट वीक से पढ़ लूंगा, या फिर इतना सारा होमवर्क है अभी बोर्ड नहीं करता हूँ, बाद में कर लूंगा। तो वो चीज हमेशा होगा, बट फिर भी कैसे भी करके हफ्ते में 2 दिन कम से कम और एक दिन में 2 से 3 घंटा कम से कम पढ़ो बोर्ड।
समझ में आया कि बोर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? मेरे पास आवाज नहीं आ रहा है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, और आप लोगों का 11th का जितना भी चैप्टर्स रिमेनिंग रह गया वो 12th में बीच-बीच में टॉपिक्स आते रहेंगे, ठीक है? तो उसका आप लोग चिंता मत करना। ए फेज़ का तो फिर भी काफ़ी कुछ हो गया है। बी फेज़ में मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक क्या किया बी फेज़ में? तो बी फेज़ का स्टूडेंट बताएगा? एसएचएम। एसएचएम कंप्लीट हो गया ना? यस। यार मेरे पास आवाज़ आ रहा है मुझे बैकग्राउंड से। हाँ, तो आप लोगों का मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा टॉपिक में आरबीडी आरबीडी हाँ, जो माइक से बोल रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं तुम्हारा आवाज़ अच्छे से नहीं आ रहा है। आप चैट में लिख सकते हो। दिव्यास तुम हो क्या? स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, ये 3 चैप्टर एक्स्ट्रा बचा हुआ है। ये ए फेज़ वालों का हो गया था, बट आप लोगों का भी हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और जो ए फेज़ वाले आप लोगों का जितना भी रिमेनिंग चैप्टर है ना, बहुत छोटे-छोटे हैं, सब 3-3 4-4 लेक्चर के हैं, तो आराम से हो जाएगा 12th के बीच में। और किसी को कुछ पूछना है 12th से रिलेटेड? फिर समझ लो टॉपिक्स खत्म होने के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। 12th में आप लोग समझ लो 1 डेढ़ महीने के बाद से प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में 1 डेढ़ महीना थोड़ा आराम चलेगा। 11th की तरह नहीं हुआ, 11th में तो कम से कम 3-4 महीना आप लोग आराम किए, उसके बाद प्रेशर स्टार्ट हुआ था। 12th में ऐसा नहीं है। आयुष, चैप्टर 12th में बराबर से ही है, पर 12th में तो जल्दी खत्म हो जाता है। एक्चुअली आप लोग भी मैच्योर हो जाते हैं। 11th में स्टार्टिंग में फिर भी हमें स्लो रखना पड़ता है, लेकिन 12th में आप लोग मैच्योर हो जाते हो तो हो जाता है आराम से। संजय, देखो तुम अच्छे स्टूडेंट हो तो तुम ऐसा नहीं है, मतलब तो तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट पढ़ना तुमको भी पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, और अभी से, और स्पेशली मैं तो टॉपर्स को ज्यादा बोलता हूँ कि तुम लोग तो कर ही लो कम से कम। तुम लोग तो एटलीस्ट स्मार्टली कर लो, क्योंकि फायदा होगा उससे तुम लोगों को। समर्थ, समर्थ, आईएससी का मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मोस्टली सब कुछ सेम होता है, बट तुमको पता होगा आईएससी का कैसा है, तो हो जाएगा मोस्टली 80-70% तो सब सेम रहता है। इप्सिता जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है सब आ जाएंगे, चिंता मत करो। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स देवेश देवेश गुप्ता एसएसटी, मतलब तुम देवेश ही हो ना, अपना वाला AB1 वाले? ओके, तुम आए हो क्या आज? मोस्ट इम्पोर्टेंट 12th के प्लानर, देखो प्लानर मैं मेरे पास भी अभी तक नहीं आया, बट प्लानर बन चुका है, जैसे मेरे पास आएगा मैं शेयर कर दूंगा।
विश तुम अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट के लिए और मेरे ख्याल से जेईई के लिए हर स्टूडेंट के लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई कम इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं होता है। मैं 12th का चैप्टर का सीक्वेंस बता सकता हूँ, वो सीक्वेंस तुम लोगों को चेंज नहीं होगा, बट उसमें बीच-बीच में 11 के चैप्टर्स आएंगे, वो कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर आएगा वो मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं 12th के चैप्टर का सीक्वेंस आप लोगों को बता सकता हूँ, ठीक है? तो वैसे बता दूं, वो बता देता हूँ। तो पहला चैप्टर हमारा 12th में होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है? ये एक ऐसा चैप्टर है, इसका 11 से भी कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, मतलब आपको 11 का कोई चैप्टर नहीं भी आता है तो भी आपको इस चैप्टर में कोई खास दिक्कत नहीं होगा, ये टोटली अलग चैप्टर है जो बाकी चैप्टर से तो रिलेटेड नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा तो रिलेशन हमेशा आता है, बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं होता है, काफी बड़ा चैप्टर है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बाद इलेक्ट्रो आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, ऑलमोस्ट 1 महीना चलता है। और ना 11th के चैप्टर्स में कितने, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ज्यादा फॉर्मूला था क्या, बहुत ज्यादा चीजें याद रखने वाली थी क्या? नहीं। तो 11th ना उतना थ्योरेटिकल नहीं था, लेकिन 11th में मेनली हम लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ा, वो इतना थ्योरेटिकल नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ याद रखने वाला चीज नहीं है, बट उसके क्वेश्चंस इतने इजी नहीं होता, इनफैक्ट मैकेनिक्स फिजिक्स में सबसे टफेस्ट माना जाता है। फिजिक्स में क्या टॉपिक्स है? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हीट 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 वाले, वेव वाले और मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है? उसमें मैकेनिक्स सबसे टफ होता है, उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है कंप्लीट करने में और उसका वेटेज भी कम होता है। लेकिन ना 12th के जितने भी चैप्टर्स है ना, सारे चैप्टर थ्योरेटिकल है और उसमें बहुत कुछ याद रखने वाला होता है, बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कम से कम 100 से ज्यादा फॉर्मूला होगा और बहुत सारी चीजें याद रखने वाला, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, लेकिन ईजी है 11th से, 12th 11th से ईजी होता है, स्पेशली फिजिक्स में, ठीक है? तो इसमें क्या है कि थ्योरी, अगर थ्योरी आता है, मतलब फिजिक्स, अब देखो 11th में अच्छे क्वेश्चन जब तुम लोग करने, मैकेनिक्स का भले तुम लोग चैप्टर कितना भी स्ट्रांग हो, तो एकदम अच्छा क्वेश्चन करने जाओ तुम लोग से नहीं होगा, मतलब काफी बार ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट 12th में ऐसा नहीं हुआ। 12th में आपको अगर उसका फॉर्मूला आता है, कंसेप्ट ठीक से आता है, तो कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो जाए वो हो ही जाता है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाता है, तो 12th रिलेटिवली इजी है 11th से, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा उसमें फॉर्मूले होंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, जो बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है, बट अगर अच्छे से करो, फॉर्मूला आप लोगों को याद है कैसे लगाना है, फॉर्मूले का हर टर्म क्या है, उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर है, तो उस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाता है। 11th में ऐसा नहीं होता था, भले आप लोगों को मोमेंटम कंजर्वेशन आता है, बट मोमेंटम कंजर्वेशन के हर क्वेश्चन नहीं होते थे, टफ क्वेश्चंस में अटकते थे, तो 12th में ऐसा नहीं होगा। हाँ देवेश, मैकेनिक्स मतलब ऐसे नहीं कि एकदम ही नहीं हुआ, बट हाँ ये है कि मैकेनिक्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, लेकिन आपने बाकी टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो भी आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। स्ट्रॉन्ग मतलब मैकेनिक्स का नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा, वो एटलीस्ट हो जाना। हाँ देखो, दिव्यास ने कहा इस बंडी मोशन सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, उसमें सबसे ज्यादा गलती हुआ। हाँ इससे ज्यादा मत करना, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल सजेशन है, आप लोग सिर्फ 10 मिनट का मटेरियल करो और ऐसे करना करो, और कोई इतना स्मार्ट है कि उससे सब हो गया, मटेरियल भी हो गया, सिनेमा भी हो गया, उसके बाद आप लोग एक्स्ट्रा बुक करो, उसके लिए मैं मना नहीं करता हूँ, बट पहला आप लोगों का प्रेफरेंस होता है होना चाहिए बिजनेस का मटेरियल और ऐसे वो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा ग्रेविटेशन, ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड होता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के जस्ट बात पढ़ाते हैं, ठीक है?
इसके बाद आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद आएगा कैपेसिटेंस, फिर आएगा ईएमएफ, शॉर्ट में इस चैप्टर को ईएमएफ बोलते हैं। ये चैप्टर का नाम सबसे बड़ा है। इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। शॉर्ट में इस चैप्टर को ईएमएफ कहते हैं। ये भी काफी बड़ा चैप्टर है। फिर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। फिर आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट, फिर आएगा मॉडर्न फिजिक्स, फिर आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स, बीच में या तो मॉडर्न फिजिक्स के पहले आएगा या फिर लास्ट में आएगा वेव ऑप्टिक्स। ये लाइट वेव का है। ये भी एक वेव का चैप्टर है जो कि हम लोग 12th में पढ़ते हैं। बस 12th एडवांस का सिलेबस इतना ही है। फिर मेंस 12th की जो मेंस है उसमें एक दो चैप्टर एक्स्ट्रा है। एक तो है सेमीकंडक्टर, ये सिर्फ मेंस के सिलेबस में, एडवांस पे नहीं है। सेमीकंडक्टर, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सिर्फ मेंस में आता है। ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे 12th में, और ये एडवांस का सिलेबस। इसमें से ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स काफी बड़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक काफी बड़ा है, ग्रेविटेशन बहुत छोटा है, ये सब नॉर्मल है। और ये ईएमएफ भी एक बड़ा चैप्टर है, बाकी सब नॉर्मल है। और करंट में भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता हूँ मैं। करंट वैसे तो बड़ा चैप्टर नहीं है, बट मैं एक्चुअल में करंट में टाइम ज्यादा लेता हूँ, क्योंकि करंट से आप लोगों का सर्किट स्टार्ट हो जाता है। और 12th ना ये सारे चैप्टर्स में सर्किट ही पढ़ेंगे, सर्किट समझ में आता होगा। तो करंट में बहुत ज्यादा टाइम लेता हूँ, क्योंकि उसमें सर्किट में पूरा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। फिर आगे के चैप्टर में एटलीस्ट, ताकि मुझे जल्दी जल्दी हो जाए। वेव ऑप्टिक्स में लाइट को एज अ वेव ट्रीट किया है। वैसे रे ऑप्टिक्स में भी लाइट को एज अ वेव भी ट्रीट करते हैं, बट उसमें हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग ये होता है कि लाइट बैंड हो रहा है। वो सब कंसेप्ट है, वो सब बाद में आएगा। वेटेज देखो, चैप्टर वाइज वेटेज ऐसे बहुत वेरी करता है, तो ऐसे कुछ वेटेज देके कोई मतलब नहीं है। बहुत वेरी करता है हर साल, कभी किसी चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है, किसी चैप्टर से कम आता है। ऑलमोस्ट 11 का टॉपिक, 11 का आपका जो टॉपिक बचा हुआ है, मेरे ख्याल से क्या क्या बचा हुआ है, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और फ्लूइड और थर्मो, बस पीटीजी थर्मो एक साथ। हाँ, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। हीट ट्रांसफर हम लोग यहाँ पे 12th, मतलब ये एक्चुअल में 11th, ये हम लोग हर साल 12th में पढ़ते हैं। वो करंट के जस्ट बाद पढ़ता है, इसके बाद हीट ट्रांसफर आएगा, क्योंकि ये इससे रिलेटेड होता है। हीट ट्रांसफर का जो कंसेप्ट है वो सारा करंट से रिलेटेड होता है। ये सब बीच बीच ऐड होगा। ये सीक्वेंस तो ऐसे ही रहेगा, इसमें बीच में 11 के टॉपिक ऐड होगा। कैसे होंगे वो प्लानर बन रहा है, मेरे पास आएगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। हाँ, केशव ये कितना बड़ा है मतलब? हाँ, सब छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, सब छोटे छोटे फैक्टर्स। सब मैं चाहूँ तो तुम लोगों को, मतलब सभी थोड़ा सा बड़ा है, मैं चाहूँ तो तुम लोगों को में 3 लेक्चर में कर सकता हूँ, सरफेस टेंशन 1 लेक्चर में कर सकता हूँ, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी 1.5 लेक्चर में कर सकता हूँ।
पहले भी लिक्विड एंड थर्मल एक्सपेंशन 1.5 लेक्चर में कर सकता हूँ। थर्मो में टाइम लगता है 4, 5 से 6 लेक्चर। हाँ, अच्छे से होगा, चिंता मत करो। मैं चाहूँ तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो अच्छे से करूँगा, चिंता मत करो। बट एकदम वैसे भी नहीं चलेगा, आप लोग थोड़ा-सा प्रिपेयर रहो। आप लोगों को एकदम से 11th के स्पेशली आप बी फेज़ वाले जो नए स्टूडेंट हैं, थोड़ा-सा तो फास्ट रहेगा 12th, ठीक है? आप लोगों को थोड़ा-सा अच्छे से फास्ट आप लोगों को लगेगा, फास्ट वैसे नहीं रहेगा। देखो, फास्ट उसको लगता है ना, अगर आप लोग हर लेक्चर के, जैसे आज लेक्चर हुआ, लेक्चर के बाद में आज आज के आज ही अगर आज का लेक्चर का रिवाइज कर लो अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो आप लोगों को कभी फास्ट नहीं लगेगा। लेकिन आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जो लेक्चर के जस्ट बाद रिवाइज नहीं करता है, उसको फिर क्या होता है कि नेक्स्ट लेक्चर में वो कंसेप्ट यूज कर होता है, तो फिर उसको वो याद करने में काफी टाइम लग जाता है, फिर समझने में टाइम लग जाता है, तो फिर उसको लगता है कि फास्ट चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये काम सब लोग करना कि लेक्चर के जस्ट बाद, मतलब सेम डे, आप लोग लेक्चर बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। रिवाइज मतलब सिर्फ गो थ्रू नहीं करना है, आप लोगों को हर चीज को समझना है। कोई डेरिवेशन है तो खुद से डिराइव करना है, जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल क्लास में किया वो खुद से फिर से ट्राई करना है, टाइम देके करना है और याद करना है सारा कंसेप्ट। देवेश, 11th का मैकेनिक्स को, मतलब एक्चुअली मैकेनिक्स नहीं, कि मैकेनिक्स हमेशा यूज होता है, हर 12th के हर चैप्टर में मैकेनिक्स चल जाएगा, बट बेसिक मैकेनिक्स चलेगा। ऐसा नहीं कि आपको मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई मैकेनिक्स वर्ड में आना चाहिए। सिंपल सिंपल कंसेप्ट आप लोगों को पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। क्रिश, सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट कुछ डेरिवेशन हैं जो कि आपको आना चाहिए, उससे कंसेप्ट क्लियर होता है। डेरिवेशन सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो डिराइव करके जो फॉर्मूला निकालते हैं, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं जो वो फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होता है। हमें वो डेरिवेशन पता होना पड़ेगा, सारा कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा नहीं यहाँ पे इन्होंने ये चेंज कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। ये तो मैंने ए फेज बताया था, बी फेज का एक्स्ट्रा 3-4 टॉपिक और बचा हुआ है, आरबीडी, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, वो भी हो जाएगा। वो उसमें आरबीडी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कर लेंगे हम। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, अब ना देखो, प्रिपरेशन का जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आप लोग सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से तीनों सब्जेक्ट के लिए आप लोग आज जो भी लेक्चर हुआ उसका आज ही रिवाइज करो और बहुत डिटेल में। और ऐसे नहीं कि मतलब आज का लेक्चर का है आज रिवाइज, जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चल रहा है हमारा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मान लो फर्स्ट लेक्चर हो गया, सेकंड लेक्चर हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ लेक्चर में हम 7th लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोग क्या रिवाइज करोगे? आज ही सेम डे, मान लो आज 7 लेक्चर खत्म हुआ, तो आज सेम डे क्या रिवाइज करोगे? पूरा रिवाइज करोगे। हाँ, लेकिन आप सबसे ज्यादा टाइम कौन सा लेक्चर में लगेगा? 7th में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, और ये सब में आपने ऑलरेडी टाइम दे रखा है, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ कर रखा है, तो आप लोग उतना ही वापस करोगे ना, तो आप लोगों का बहुत कम टाइम लगेगा। तो हर बार आप लोग रिवीजन तो चैप्टर का स्टार्टिंग से करो, बट अच्छे से करोगे ना तो नेक्स्ट टाइम बहुत कम टाइम लगेगा। ऐसे रिवाइज करोगे, इतना कर लोगे ना, तो ही मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोग अगर रेगुलर रिवाइज कर रहे हो, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बोल सकता हूँ कि आप लोगों का 95 से अबव परसेंटाइल तो पक्का ही आएगा। कोई मतलब उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस भले कम प्रैक्टिस करो, ऑब्वियसली थोड़ा तो करना पड़ेगा,
तो भले ही कम प्रैक्टिस करो, फिर भी अगर आप रेगुलर रिवाइज कर रहे हो 95 से अबव परसेंटाइल तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आएगा ही आएगा। बट अच्छे से रिवाइज, हाँ, ऐसे गो थ्रू करना नहीं है। और तो रिवीजन, तो जेई में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रिवीजन। कितना भी पढ़ लो, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो रेगुलरली तो फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, कोई चीज आज पढ़ रहे हो, उसको 2 महीने के बाद, 2 महीना छोड़ो, 20 दिन के बाद भी आप लोग रिवाइज करोगे तो आप लोगों को उसका कितना परसेंटेज याद रहेगा, बहुत कम परसेंटेज याद रहेगा। वो कंसेप्ट आप लोगों को पूरा वीक हो जाएगा, फिर तो मतलब ही नहीं रहा रहेगा उसका पढ़ा हुआ होने का। तो रिवीजन करो रेगुलर, मतलब अपना प्रिपरेशन का बहुत बड़ा पार्ट रिवीजन में डालो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होमवर्क इतना ज्यादा होता है, इतना तुम लोग के बीच में लोड होगा कि रिवीजन करने का तुमको टाइम ही नहीं मिलेगा। बट फिर भी टाइम निकाल के रिवीजन करो, भले होमवर्क थोड़ा सा कम कर लो। फिर नेक्स्ट है, हाँ 99 से ऊपर चाहिए और आएगा भी। अगर आप लोग चाहो तो कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। आप लोग अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो 99 से ऊपर लाने के आप लोगों का मार्क्स कोई नहीं रोक सकेगा। बट उसके लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। और बहुत तुम लोग में से बहुत जन हो जब 99 से ऊपर लाना है, से ही बहुत अच्छे से जी जान से स्मार्टली पढ़ोगे, आराम से। ठीक है, कौन कौन लेके आ रहा है 99 से ऊपर? देवेश, तनिष, रवि, प्रथमेश, और कौन कौन लेके आ रहा है? विक्रम, समर्थ। ट्राई नहीं करना है भाई, लेके आना है समर्थ। ट्राई करोगे तो कभी नहीं आने वाला, लाना ही है, बस करना है हमें। आयुष, अभिषेक, गीत, केशव, अरमान, पल्लवी झा। पल्लवी, आप तो मेरे ख्याल से न्यू स्टूडेंट हो, मुझे आज बोला गया कि आप नए 11th में नहीं थी ना रेजोनेंस में। हार्दिक, हाँ लेके आना है, पढ़ना। बोलना नहीं है ना, मतलब हमें करना, मतलब ऐसे नहीं कि बोलना ही है, हमें करना ही है। अभी से ठान के रखो कि मुझे 99 से ऊपर लाना है, और उसको लाने के लिए फ्री में तो आएगा नहीं, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। तो वो मेहनत करने के लिए अभी से मतलब माइंड, मतलब पूरा सेट कर लो कि हमें पैसा मेहनत करना है। ठीक है, और मेहनत करोगे तो कहीं नहीं जाएगा, पक्का आएगा। अब तुम लोग मेहनत नहीं करोगे और प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, प्लानिंग से नहीं करोगे, तो फिर मुश्किल होता है। ठीक है, और आपका जो 99 परसेंटेज मार्क्स आएगा ना, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा पता है? टीचर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? नहीं होगा भाई, तुम लोगों को ऐसा लगता है, नहीं होता है। मेरा कंट्रीब्यूशन हार्डली 25% होगा। आपका रिजल्ट में ना, आपका रिजल्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप ही का होता है। ठीक है, हमारा कंट्रीब्यूशन 25% के आसपास होता है, और 5% आपके पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है। आप ही का कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, पेरेंट्स का क्या काम है? पेरेंट्स का मेनली काम तो मेरे हिसाब से बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को पुश करना, मतलब पुश करना कि हाँ करो, वो भी अच्छे से मतलब मोटिवेट करके। तो पेरेंट्स का मोटिवेशन अलग अलग ही लेवल का होता है, वो कोई उसको कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, अगर पेरेंट्स आपको मोटिवेट करेंगे तो आप लोग मेहनत करने कर सकोगे। नहीं, फीस बना इज अ सेकेंडरी थिंग। ठीक है, मतलब मैंने भी फीस बढ़ा था, मैंने भी कोचिंग किया था, बट वो फीस कितना भी था, बट वो सबसे चीपेस्ट फीस लगा था कि उसके वजह से मुझे मेरा नॉलेज बहुत बढ़ गया था। फीस बढ़ना बहुत छोटा सा काम है, ठीक है, वो भी एक काम है, बट बहुत छोटा सा काम है। बट पेरेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपको मोटिवेट करना, पुश करना कि हाँ कर लो, हो जाएगा, तो उससे मेहनत करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम 25% होता है, मतलब आपका रिजल्ट में हमारा 25% का वेटेज होता है। हम भी परफेक्ट तो है नहीं,
हम मतलब कि सब कुछ हमारा एकदम परफेक्टली होता है, हम सब कुछ परफेक्टली करवाते हैं, बट नहीं से नहीं 25% मेरा वेटेज है, तो उसका मैं कितना परसेंटेज पूरा कर लूंगा तुम लोगों को लगता है? ट्वेंटी फाइव परसेंट 25% जैसे मेरा अपने रिजल्ट में 25% मेरा है, मैं उसका कितना पार्ट कर लूंगा? 30 क्या लिखना चाह रहे हो? 25 का 30% ना क्या? हाँ, पूरा 100% तो हम अपने हिसाब से देते ही हैं, बट ठीक है, मतलब नहीं भी करके अगर थोड़ा-सा इधर-उधर भी रह गया तो 22% तो मैं अपना कर ही लूँगा, समझ लो, ठीक है? पूरा परफेक्ट तो नहीं है कि हाँ, हम सब कुछ अच्छे से करेंगे, बट मेनली जो है पेरेंट्स का ये 5% बहुत छोटा रोल है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेरेंट्स का मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बाकी जो डिपेंड करता है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है 70%। आप कैसे मेहनत कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, कितना सीरियस हो, कितना वो, ठीक है, मोटिवेटेड हो। से कोई मोटिवेशन वीडियो देखोगे, लेक्चर देखोगे, मोटिवेशन लेक्चर, वो सब मोटिवेशन सुन के बहुत अच्छा लगता है, बट उससे मोटिवेट हो भी जाते हैं, बट वो मोटिवेशन कितने दिन तक रहता है? हाँ, हाँ, वही, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक रह लेता है। हाँ, 10-15 दिन तक रहता है तो बहुत अच्छा है, तो तुम 10-15 दिन के बाद देख लिया करो मोटिवेशनल वीडियोज़, बट ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन रहता है नॉर्मल लोगों के साथ, ठीक है? तो वो मोटिवेशन काम नहीं आता है। आप लोगों को सेल्फ मोटिवेटेड होना ही पड़ेगा कि हाँ, मुझे करना ही है और मुझे अच्छा रिज़ल्ट, मतलब मुझे कुछ करके दिखाना ही है, तभी आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा आ पाएगा, ठीक है? अब टीचर टीचर मोटिवेट करेंगे, टीचर जैसे मैं बीच-बीच में बोल दूँगा, ठीक है, मैं तुम लोगों को मोटिवेट कर दूँगा, हाँ, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। वही तुम लोगों का जोश मेरा मोटिवेशन से भी 4-5 दिन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर वापस वही स्टार्ट हो जाएगा। जो 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 सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, उसको कितना भी मोटिवेशन दे दो, तो वो फर्स्ट में वही स्टार्ट हो जाता है। उससे मोटिवेटेड लोगों को होना ही पड़ेगा कि मुझे करना है। ठीक है? हाँ, तो डे प्रिपरेशन मतलब आपको 12th से क्या करना है, जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1, मेंस के स्टूडेंट मेंस के शीट से, एडवांस के स्टूडेंट एडवांस के शीट से, ये टॉपिक के साथ-साथ करना है, लेट नहीं करना है। दिया हूँ, आप लोगों को एक्सरसाइज तो है, वो मेनली किससे क्लियर होता है, मतलब सिर्फ कंसेप्ट, मतलब मैं बढ़ा दूँगा तो उससे कंसेप्ट क्लियर होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा क्लियर होता है? हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करके गलती करके कंसेप्ट क्लियर होता है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपसे नहीं होगा, ठीक है? और फिर आप उसको समझोगे कि क्यों नहीं हुआ, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं मुझे लगता था कि ये ऐसा कंसेप्ट है, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा है। तो गलतियाँ कर करके कंसेप्ट क्लियर होता है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम, उसके बाद एक्सरसाइज बंद करना ही है, उससे वो कंसेप्ट थोड़ा-सा क्लियर होगा, ठीक है? ये दोनों चीज़ तो साथ-साथ चलना चाहिए। और उसके बाद ऑब्वियसली एक्सरसाइज 2 आ जाता है, एक्सरसाइज 3 आ जाता है, इसमें थोड़ा-सा डिले चलता है, ठीक है? डिले होता ही है, तुम लोगों का अभी 11th में तुम लोगों को आइडिया हो गया था, बट थोड़ा डिले चलता है। हाँ, ऐसे नहीं कि टॉपिक कब का खत्म हुआ और 1 महीना हो गया, अभी तक एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 नहीं हुआ, वो गलत बात है। इतना डिले नहीं होना चाहिए। 5-10 दिन, 15 दिन का डिले समझ में आता है, ठीक है? अगर आपका 12th के सारे शीट्स पूरे हो रहे हैं, एक्सरसाइज 1 2 3, इसके बाद हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए? हाँ, एचसीबी, एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी के बारे में मुझे बोलना था, मैं बोलता हूँ अभी। इसके बाद हमारा टारगेट एचसीबी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 11th थोड़ा-सा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। मेरे हिसाब से उसके बाद 11th स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है?
11th का रिवाइज करो, 11th का जो भी आपका क्वेश्चन जो भी आपसे नहीं हुआ था वो आपने मार्क कर रखा होगा वो वापस सॉल्व करो, 11th पे वेटेज मतलब थोड़ा सा जोड़ दो। उसके बाद हाँ एचसीबी भी करो, मतलब उसके बाद ऐसे देखो करने के लिए बहुत कुछ है, एचसीबी भी करो, डीपीपी भी करना है, ठीक है, और बोर्ड्स भी पढ़ना है, सब कुछ करना है। और तुम लोग को पता है इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है रैंक लाने के लिए? दिव्याज का आंसर करेक्ट है, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रैंक के लिए डीपीपी, शीट भी नहीं है, शीट है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, रैंक अच्छा लाना है तो डीपीपी होना चाहिए, लेकिन डीपीपी कब होना चाहिए? पहले डीपीपी होना चाहिए कि डीपीपी सबसे लास्ट में होना चाहिए? हाँ डीपीपी सबसे लास्ट में होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि डीपीपी, अब मैंने ऐसे कह दिया कि रैंक अच्छा लाना है तो डीपीपी से होना चाहिए, तो आप सब कुछ छोड़ के डीपीपी कर रहे हो, नहीं, डीपीपी सबसे लास्ट में करते हैं, रैंक अच्छा लाना है तो आपका डीपीपी होना चाहिए। अगर आप शीट ही नहीं करोगे तो आपका कंसेप्ट कहाँ से क्लियर होगा? डीपीपी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डीपीपी में मिक्स सम्स आते हैं, चैप्टर मिक्स होके आते हैं, अच्छे सम्स भी है, तो उससे बहुत प्रैक्टिस होता है। जब चैप्टर पढ़ रहे हो उसका, जब पढ़ रहे हो उसका क्वेश्चन करना बहुत आसान बात है, बट 3-4 महीने बाद उसी वही क्वेश्चन आ गया, उसको करना बड़ी बात है। वो दिखाता है कि आपने कितना अच्छे से रिवाइज कर रखा है, ठीक है। एचएलपी तो इनसे भी लास्ट में, अगर सब कुछ हो रहा है, टाइम मिल रहा है तो एचएलपी भी करो, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, बट पहले ये सब कर लो, ठीक है। और मैंने देखा है बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट करते हैं ऐसा, ये सब भी करते हैं फिर एचएलपी भी करते हैं। देखो सब जरूरी है, तुम एचएलपी करोगे तो तुम्हारा और अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, उसके बाद तुम कोई अच्छा इरोडो सॉल्व करोगे तो और इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी जरूरी है, उसके बाद तुम सेंगेज करोगे तो और अच्छा है, लिमिट तो कुछ नहीं है, जितना करोगे उतना अच्छा है, बट ये है कि इतना कर लोगे तो 99 परसेंटल का गारंटी मैं दे देता हूँ बिना एचएलपी के भी, सिर्फ इतना ही 99 परसेंटल ले आएगा आपका बिना एचएलपी के, बट बहुत अच्छे से। ये सब तो मैंने एडवांस के लिए बोला है। अब मेंस वालों के लिए तो देखो, मेंस वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप लोगों को बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना होता है, बट एटलीस्ट जो रेगुलर कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना होता है उतना आप करने के लिए तैयार हो, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ईजी है। मेंस वालों के लिए तो सिर्फ मेंस का एक्सरसाइज 1 2 3 कर लो और मेंस का डीपीपी कर लो, उतना मोर देन सफिशिएंट होता है। मेंस का एक्सरसाइज 1 2 3 एंड मेंस का डीपीपी, और टाइम मिल रहा है तो एचसी वर्मा कर लो बस, और वो हो जाता है काफी जल्दी, आराम से हो जाता है। अब जब मैं पढ़ाऊंगा ना कुछ चीजें उसमें बीच में थोड़ा सा हाई फाई लेवल के होंगे, एडवांस लेवल के होंगे, तो मेंस वाले उसको सुनो, बट उसको देख के डरो मत, ऐसे सुन लो एक बार, जितना समझ में आए अच्छी बात है, जितना नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। बट सुनना, हम सब कुछ एक बार सब कुछ रीड करना, जितना समझ में आए ठीक है, दिमाग लेकिन ज्यादा जोर मत डालना, डरना नहीं, समझ में आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ लास्ट में एनसीईआरटी, लोगों को पता है? हाँ ठीक है, और हर स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस में मतलब अगर मेंस एडवांस में भी मेंस में भी दोनों में ही, दोनों के लिए ही एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एनसीईआरटी इसलिए एनसीईआरटी आप लोग करना, और एनसीईआरटी गो थ्रू नहीं करना है, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड एक एक लाइन बहुत अच्छे टीम में बहुत वेटेज देना अपना,
केमिस्ट्री के लिए भी बहुत, फिजिक्स के लिए भी बहुत, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, उसके फिजिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैथ्स फिर भी चलो थोड़ा कम है, चले ऐसा बोल सकते हैं, बट केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों के लिए एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रिवीजन के लिए नोट्स ना, आप लोग मेरे हिसाब से, जो मेरा जो सजेशन है कि आप लोग नोट्स स्टार्टिंग से मत बनाओ, आपने वो चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर का शीट पूरा कर लिया, वैसे तो कई लोग ये भी कहते हैं कि नोट स्टार्टिंग से बनाओ, जैसे आज लेक्चर हुआ, लेक्चर के जस्ट बाद शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो। लेकिन मेरे हिसाब से ये कि जैसे कभी तुम लोगों ने जैसे 11th में ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे कोई भी, जैसे अब मैं रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन ले लेता हूँ, रेक्टिलिनियर मोशन मैंने काफी लंबा पढ़ाया था, ऑलमोस्ट 1 महीना पढ़ाया था, उसमें कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम लोगों को सच में याद रखना पड़ेगा। पूरा अच्छे से ओवरव्यू समझना था कि हाँ ये कंसेप्ट है, ये सब इतना मतलब वो नहीं है। तो चैप्टर खत्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना, लेकिन सब लोग, ठीक है, हाँ प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है शॉर्ट नोट्स सबको बनाना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, एक A4 साइज का पेपर लो, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, अगर किसी को छोटा लिखा तो बेटर है कि 4 पार्ट में डिवाइड करो, मैं कुछ 4 पार्ट में डिवाइड करता था, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, मतलब फोल्ड कर दो 2 बार, ठीक है, और छोटा सा गैप बचेगा, फिर एकदम 0.5 0.8 वाला जो पेन होता है ना, उससे एकदम छोटा छोटा लिखो, एकदम छोटा छोटा, ठीक है, फिगर भी बनाओ एकदम छोटा छोटा, लाइक हो रहा है। सेंटर ऑफ मास जैसा चैप्टर कितने पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो आप लोग? वॉइस लाइक हो रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जैसा चैप्टर कितने पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए? हाँ, सिंगल साइड दो, दो सिंगल साइड 2 पेज, मतलब वैसे भी 2 पेज, वैसे 1 पेज इधर और इसके पीछे वाला, सिंगल साइड 2 पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जितना छोटा शॉर्ट नोट्स बनाओगे उतना अच्छा, ठीक है। और अब छोटा बना रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कम कंसेप्ट लिखना है, कंसेप्ट सारा लिखना है, वो लिख दो, टेक्स्ट बन जाएगी, तुम लोगों को अपने माइंड में याद करना है, वो सब वहां नहीं लिखा हुआ रहना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स देख रहे हो तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, और वो जितना उसमें छोटा हो उतना अच्छा है, ठीक है। ये बनाना, इससे आपको बाद में बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, इससे बहुत फायदा होगा, जो जो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता ना उसको बहुत मुश्किल होता है बाद में, क्योंकि अभी तक सिर्फ आप लोगों के 11th में कितना कॉपी भर गया होगा, कुछ लिखा नहीं क्या आपने? हाँ,
सिर्फ 2 ही बना होगा, जनरली 3-4 हो जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जनरली 11 में 3-4 हो जाता है, 2 ही हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो फिर 12th में ज़्यादा होगा 11 से, क्योंकि 12th में बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो काफ़ी ज़्यादा होगा, 3-4 तो पक्का हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 5 बुक एक साथ तुम लोग एक दिन में रिवाइज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो, तो जब मेंस देने जाओगे तो तीनों सब्जेक्ट के सारे नोट्स होंगे, तो रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, उसे रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होता है। ठीक है? चलो बहुत हो गया, और हम लोग थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। किसी को और कुछ पूछना है? डॉपलर इफेक्ट अभी नहीं, बाद में। मैं करा देता अभी, लेकिन अभी वो बी फेज वाले स्टूडेंट भी है ना, मैं नहीं करा सकता। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको हम लोग इस चैप्टर का नाम रे ऑप्टिक्स भी है। इस चैप्टर में ये एजम्पशन है, एजम्पशन नहीं है, मतलब ये है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। लाइट ऐसा नहीं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लाइट बेंड भी होता है, बट उसके लिए कंडीशन है, वो हमेशा बेंड नहीं होता, कंडीशन है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होने से वो बेंड होता है। वो कंडीशन क्या है मैं वो नहीं बता रहा हूँ, वो बाद में आएगा जब हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। बट इस चैप्टर में लाइट मतलब बेंड, मतलब वैसे बेंड जैसे कि ये एक होल है, यहाँ से लाइट जा रहा है, तो ये लाइट यहाँ पे स्क्रीन है, तो स्क्रीन में यहाँ से यहाँ तक के बीच में तो लाइट आएगा, बट यहाँ पे लाइट आएगा, तो ये लाइट बेंड नहीं हो रहा है। बट ना आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, अभी उस चीज में मैं इतना यहाँ पे फोकस नहीं करूंगा। बट अगर ना ये होल का साइज बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा, सब माइक्रोमीटर में, तो यहाँ से जब लाइट जाएगा ना, तो लाइट ना बेंड हो जाता है सर, वो इस चैप्टर में नहीं आता। बेंड तब होता है जब होल का साइज बहुत छोटा है, और होल का साइज ना वेवलेंथ, लाइट का जो वेवलेंथ है ना उसके कंपेरेबल है, तो लाइट बेंड हो जाता है, तो वो हम लोगों का वेव ऑप्टिक्स चैप्टर हो जाता है, वेव ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का बेसिक प्रॉपर्टी सबको पता होगा, लाइट का वैक्यूम में जो स्पीड होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमेशा होता है कि वैक्यूम में होता है, ऑब्वियसली वैक्यूम में होता है, उसको सी से रिप्रेजेंट करता है। और ये 3 × 10⁸ एग्जैक्ट है क्या, अप्रोक्सीमेटली है, ये अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्टली 2.99 समथिंग होता है, तो क्या हमें जाने की जरूरत नहीं। फिर लाइट का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ये चैप्टर कौन से नेचर से एक्सप्लेन होता है, पार्टिकल नेचर से क्या वेव नेचर से? नहीं, ये चैप्टर वेव नेचर से होता है, ऐसा लगता है कि पार्टिकल नेचर से होता है, बट बेसिकली वेव नेचर से आता है ये। तो अगर वेव नेचर अगर हम लोग देख रहे हैं, तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसका मतलब, लाइट जो वेव है उसमें कौन कौन ऑसिलेट करता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है वो भी ऑसिलेट करता है, और कौन होगा, अब यहाँ
पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन से डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है? ये बाई डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कौन से डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है? और जो वेव है वो है ना, वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन और वेव जो ट्रैवल करता है वो तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर में काम नहीं आएगा, ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है लाइट का, पता होना चाहिए। फिर लाइट के पास एनर्जी होता है, और मोमेंटम होता है। मोमेंटम भी होता है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा क्या लाइट के पास मोमेंटम भी होता है? लाइट के पास एनर्जी भी होता है, मोमेंटम भी होता है। हाँ, पार्टिकल नेचर से ही वो एक्सप्लेन होता है मोमेंटम, बट मोमेंटम होता है लाइट के पास। वो बाद में आएगा, बेसिकली पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है। अब लाइट वेव, यहाँ पे हम वेव नेचर मानेंगे तो लाइट में b इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पे b लाइट वेव का वेलोसिटी है, f लाइट फ्रीक्वेंसी है लाइट वेव का, और लैम्डा उसका वेवलेंथ है। विजिबल लाइट का वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है? वो सब अप्रोक्सीमेटली है 3600 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, एकदम मतलब स्ट्रिक्टली नहीं है, सब अप्रोक्सीमेटली। ऐसा नहीं कि 3600 से जस्ट छोटा वाला जो 3599 वाला विजिबल नहीं होगा, रेंज है। नेक्स्ट, ए फेज वालों को दिक्कत नहीं होगा, बी फेज वालों को इस चीज को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा कि हमने वेव में पढ़ा था ना कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करेगा? सोर्स पे, मीडियम पे, वेव पे? सोर्स पे। तो ये मान लो एक इंटरफेस है, इसके ऊपर एक अलग मीडियम है, मान लो एयर है, और इसके नीचे एक अलग मीडियम है, मान लो ग्लास है। ऐसे एग्जांपल के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये एक इंटरफेस है, इसके ऊपर एक अलग मीडियम है, नीचे एक अलग मीडियम है। अब यहाँ पे जब लाइट आएगा ना, यहाँ पे इंसिडेंट होगा, तो ये लाइट यहाँ पे क्या होगा? ये लाइट रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है, रिफ्रैक्ट होगा मतलब बेंड होगा।
ये सब तुम लोग बचपन में पढ़ चुके हो कि डेंसर मीडियम में तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, अगर रेयर मीडियम में तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। फिर हमने स्ट्रिंग वेव में डिराइव किया था ना कि लाइट जब भी वेव जब भी अपना मीडियम चेंज करता है तो फिर वो और भी एक चीज करता है। वो क्या करता है? हमने पूरा डिराइव किया था। वो रिफ्लेक्ट भी होता है, तो यहाँ पे लाइट ना रिफ्लेक्ट भी होगा। तो जब भी ना लाइट अपना मीडियम चेंज करेगा, वो वेव का प्रॉपर्टी है, सारे वेव करते हैं। वेव जब भी अपना मीडियम चेंज करता है तो वेव रिफ्लेक्ट भी होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होगा। अब मान लो ये जो लाइट वेव आ रहा है इसका वेलोसिटी v है, वेव का फ्रीक्वेंसी f है, वेवलेंथ लैम्डा है और इंटेंसिटी है I। अब जो फ्रीक्वेंसी है ना वो सोर्स पे डिपेंड करता है, तो जो रिफ्रैक्ट होगा और जो रिफ्लेक्ट होगा दोनों सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी इसका भी एफ रहेगा, इसका भी एफ रहेगा, क्योंकि सोर्स एक ही है। वो जो ये तीनों लाइट जो है वो एक ही सोर्स से निकल रहा है, वो सोर्स पे डिपेंड करता है, सेम रहेगा। वेव का वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? हाँ, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो जो इंसिडेंट वेव है ये है हमारा इंसिडेंट वेव, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड वेव और ये हमारा है रिफ्लेक्टेड वेव या रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट वेव भी बोल सकते हैं, रे भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर में रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे का वेलोसिटी अगर v है तो रिफ्लेक्टेड वेव का रिफ्लेक्टेड रे का वेलोसिटी कितना होगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि उसी मीडियम में है, सेम में वेलोसिटी सेम रहेगा। और रिफ्रैक्टेड वेव का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि मीडियम चेंज होगा। अब वेवलेंथ में आ जाते हैं। वेवलेंथ जो आता है वो v इक्वल टू एफ लैम्डा से आता है, लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ। अब इसका वेवलेंथ लैम्डा है तो इसका वेवलेंथ सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? इसका तो सेम ही रहेगा, क्योंकि v और f सेम है तो लैम्डा भी सेम रहेगा। और इसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि v चेंज हो गया तो लैम्डा भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, बी फेज वालों को ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसका इस चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। मैं ऐसे बस एक चीज बता रहा हूँ, ऐसे सुन लो एक बार और कॉपी कर लो। और इतना ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करता है। जब तक सोर्स चेंज नहीं होगा तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। ये तीनों रे जो है ना वो एक ही सोर्स से निकला होगा, तो तीनों रे फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा। वेलोसिटी जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम चेंज हो जाता है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। तो ऊपर वाले दोनों रे एक ही मीडियम है तो दोनों का दूसरे मीडियम है उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। इस फॉर्मूले से समझ में आता है। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो v और f सेम है तो लैम्डा भी सेम रहेगा, बट यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो v चेंज हो गया, लैम्डा चेंज हो जाएगा। अब इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है। इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसका इंटेंसिटी I होगा, तो इसका इंटेंसिटी सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और इसका इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो इस जो इंसिडेंट रे के पास जो एनर्जी था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। तो दोनों के पास जो इंटेंसिटी होगा वो इंसिडेंट रे से तो कम ही होगा, क्योंकि वो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। लाइट का बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसका इस चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है वैसे, बट फिर भी इस चैप्टर में लाइट पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया इसलिए लाइट का बेसिक प्रॉपर्टी बता दिया।
हाँ, मीडियम में एब्रप्ट चेंज नहीं हुआ, भले स्लोली चेंज हुआ, तो भी चेंज होगा। तो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगा। हाँ, ये अप्रॉक्सिमेटली बोल सकता है हम, अगर वो इंटरफेस ने लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया, तो लाइट एब्जॉर्ब भी हो जाता है, बट वो बहुत कम होता है, पर अप्रॉक्सिमेटली बोल सकता है। हाँ, पार्टिकल मीटर से बहुत चीज़ एक्सप्लेन नहीं होता है, बट नहीं होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एनर्जी सेम नहीं होता, अगर फ्रंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब तुम लोग को पता है इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हाँ, सबसे पहले तो अगर बोलना चाहे तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो रेस के बारे में पढ़ेंगे, जो दिव्या रेस के बारे में पढ़ेंगे, लाइट रे के बारे में पढ़ेंगे। बट लाइट रे का क्या होता है, लाइट रे का होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब रिफ्लेक्शन किससे होता है? रिफ्लेक्शन मिरर से होता है। मिरर बहुत तरह का होता है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, पैराबोलिक मिरर। ठीक है, तो हम लोग मिरर पढ़ेंगे जो कि अलग अलग होगा। हम बेसिकली प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे। स्पेरिकल मिरर दो तरह का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन भी बहुत अलग अलग जगह से होता है। एक होता है प्लेन सरफेस से, जो कि ये फिगर है। फिर स्पेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। फिर लेंस, लेंस में भी रिफ्लेक्शन ही होता है, बट वहां पे कितने स्पेरिकल सरफेस होते हैं? दो स्पेरिकल सरफेस है, तो उसको एक साथ लेंस बोल के पढ़ेंगे हम। फिर प्रिज्म भी पढ़ेंगे। प्रिज्म में भी रिफ्लेक्शन होता है, बट वहां पे प्लेन सरफेस, और कितने प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है? रिफ्रैक्शन कितने प्लेन सरफेस होता है? हाँ, रिफ्रैक्शन दो प्लेन सरफेस, वो भी दो प्लेन सरफेस से होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, जो कि मिरर, लेंस, प्रिज्म ये सब से होता है, तो वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक, रिफ्लेक्शन का एक बेसिक चीज है। रिफ्लेक्शन ये आपको कॉपी करने की भी जरूरत है, सिर्फ सुन लो एक बार। रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, एकदम प्लेन सरफेस है, उसमें अगर पैरेलल रेज आएंगे तो, वो जब रिफ्लेक्ट होंगे उसके बाद भी वो पैरेलल ही रहेंगे। इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब सरफेस अगर रफ है तो उसमें प्लेन पैरेलल रेज आएंगे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इधर उधर जाएंगे, कहीं कोई इधर, कोई इधर, कोई उधर। इस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसे नॉर्मल है, जस्ट नॉलेज के लिए ऐसे ड्रॉ करके लिख लो, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सबको पता होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एकदम शॉर्ट में,
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये प्लेन सरफेस है और क्योंकि इससे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसकी जो पीछे वाला साइड है ना उसको हम ऐसे करके रख देते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है, मिरर होता है, मिरर के पीछे पॉलिश किया हुआ रहता है, यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब इस साइड पॉलिश किया हुआ है। अब इसमें जब लाइट आएगा इंसिडेंट रे तो वो रिफ्लेक्ट होगा। इस रे का नाम है इंसिडेंट रे, इस रे का नाम है रिफ्लेक्टेड रे और इस लाइन का नाम क्या है? नॉर्मल। ये सबको आता है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। हाँ, इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का स्टेटमेंट होते हैं, कितने स्टेटमेंट है पता है? हाँ, 3 स्टेटमेंट है। तुम लोगों ने आज तक 2 पढ़ा होगा, किसी कोई को 3 लिख रहा है, पर 3 स्टेटमेंट है। प्रॉपर जो दिखा था ना 3 स्टेटमेंट। इसका एक स्टेटमेंट तो ये है, मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, सुन लो। एक स्टेटमेंट ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों कहाँ पे लाई करते हैं? हाँ, ये पहला स्टेटमेंट सेम प्लेन पे लाई करते हैं, सेम मीडियम पे लाई करते हैं ऐसा नहीं है, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इक्वल होता है। और तीसरा स्टेटमेंट कोई बताओ, 2-3 बता देते हैं। हाँ, तीसरा स्टेटमेंट ये है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड में लाई करता है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड में लाई करता है। क्योंकि पहला अगर मैं ऐसा फिगर बना दूं ना तो पहला 2 स्टेटमेंट उसको भी सेटिस्फाई करता है। ये फिगर पहला 2 स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि ऐसे ही इंसिडेंट ले लेता हूँ, ऐसे ही रिफ्लेक्टेड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई हो रहा है, सेकंड वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है, बट थर्ड वाला नहीं हो रहा, तो रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं होगा। तो 3 स्टेटमेंट है, एक तो तीनों सेम प्लेन में लाई करता है, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, तीसरा दोनों नॉर्मल के अपोजिट साइड में रहते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ, नॉर्मल इंसिडेंस में 2 स्टेटमेंट ट्रू होगा। वो तीसरा वाला भी एक तरह से ट्रू है, क्योंकि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है टेंडिंग टू, जब 0 करेंगे ना तो ये दोनों रे अपोजिट साइड से आके नॉर्मल में मिलेंगे, तो एक तरह से तीसरा वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हो गया? अब ना एक दो मैं फॉर्मूला एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, वो आप लोग मैथ्स में जब वेक्टर्स चैप्टर पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। वो ये है कि अगर तीनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई करता है ना तो उसका ट्रिपल प्रोडक्ट सुना है कभी? नहीं सुना? ठीक है, चलो। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो सुना है ना? हाँ, अब यहाँ पे n वैसे वेक्टर नहीं होता है, बट n को भी एज अ वेक्टर ट्रीट कर लो एक बार। तो इसका वैल्यू कितना है का निकालो। तो आई क्रॉस n किस डायरेक्शन में आ रहा है? आई क्रॉस n इस फिगर में किस डायरेक्शन में आ रहा है? हाँ, बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसका r के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, उसका r के साथ डॉट प्रोडक्ट करो।
0 आ रहा है। इस ये तो ये सब चीज़ों को मतलब अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये इनका इसको कितना होना पड़ेगा 0 के। इसी को कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर INR, इसको ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं इज इक्वल टू 0। ये ट्रिपल प्रोडक्ट नाम से मत घबराओ, ये मैथ्स में सीखेंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट हाँ ये लिखना है। ये कॉपी हो गया तो डन लिख दो। ठीक है, अब इसमें मैं एक और डेरिवेशन करा रहा हूँ। डेरिवेशन थोड़ा सा गंदा है, तो मेंस वाले स्टूडेंट को डेरिवेशन आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखोगे तो भी चलेगा, बट सुन लो एक बार। ठीक है, जिसको समझ में आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप सुन लो एक बार। ठीक है, कोई डेरिवेशन जानना जरूरी नहीं है। ये एन कैप है, ये आई कैप है, ये आर कैप है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा। अब तुम लोग मुझे बताओ आई कैप और एन कैप के बीच में वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स का है। हाँ, आई कैप और एन कैप के बीच में कितना एंगल है? आई कैप और एन कैप के बीच में एंगल कितना है? ये मैथमेटिकल टूल्स में हमने पढ़ा था वेक्टर, तो वेक्टर के बीच का एंगल। हाँ, कई लोगों का आंसर सही है, कई लोगों का गलत है। मैं बता देता हूँ। देखो आई कैप वेक्टर ऐसे है और एन कैप वेक्टर ऐसे है, तो आई कैप और एन कैप के बीच में ये वाला एंगल है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल 180 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, तो ये जो बचा वाला एंगल है वो कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तो आई कैप और एन कैप के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा। फिर वेक्टर में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। आई कैप डॉट एन कैप कितना आ जाएगा? ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। आई कैप डॉट एन कैप हो जाएगा मॉड आई कैप जो कि 1 होगा, मॉड एन कैप जो कि 1 होगा, और फिर आएगा कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा जो होगा वो आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल होगा जो कि है 180 माइनस थीटा। ये आ जाएगा। और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया। ठीक है,
यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब ये जो यूनिट वेक्टर है इसको मैं कंपोनेंट में डिवाइड कर दे, इसको कंपोनेंट ले लेता हूँ। इसका एक कंपोनेंट इधर आ रहा है साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ रहा है कॉस थीटा। आर कैप वाला यूनिट वेक्टर है, इसको भी कंपोनेंट में डिवाइड कर देता है। इसका ये कंपोनेंट आ रहा है कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ रहा है साइन थीटा। यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ऑब्वियसली 1 है, तो a cos थीटा इज sin थीटा, a का वैल्यू तो 1 है, तो 1 cos थीटा 1 sin थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आर कैप माइनस आई कैप निकालूंगा, आर कैप माइनस आई कैप कितना आएगा, सब्ट्रैक्शन। हाँ, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उल्टा करके ऐड करेंगे तो sin थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा उल्टा करके ऐड करने पे ऐड अप हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 cos थीटा। और ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, अप के डाउन। हाँ, ये अप डायरेक्शन में आ रहा है। ये तो आर कैप माइनस एन कैप का मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन ऊपर की तरफ आया। ऊपर की तरफ वाला डायरेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, एन, तो एन कैप लिखते हैं। आर कैप माइनस एन, आई कैप कितना है, एन कैप। यहाँ से हमारा आर कैप कितना आ जाएगा, आर कैप इज माइनस आई कैप को राइट साइड में रह गया, तो आई कैप कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से डाल लिया, माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप। ये फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है। डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रख लो। फॉर्मूला एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूरे साल में आपको 2 या 3 देखने को मिलेगा। इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूरे साल में 2 या 3 देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, मीन्स को पूछ सकते हैं, आया हुआ भी है जिसमें ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब सारे इंसिडेंट रे नॉर्मल ये सब कैसे गिवन है, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, फॉर्मूला कब यूज करेंगे, हाँ जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट नॉर्मल ये सब वेक्टर फॉर्म में गिवन है, मतलब आई कैप जे कैप गिवन है, ठीक है। ऐसे गिवन है कि इंसिडेंट रे है वो इसके अलोंग है, हाँ 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, नॉर्मल ऐसा है भी आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, बताओ रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा, उसका एक वो बताना, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा। बट ये जो मैंने इंसिडेंट रे लिखा है ना, ये यूनिट वेक्टर है कि वेक्टर है, वेक्टर है, तो हमें जो फॉर्मूले में वैल्यू डालना है वो वेक्टर का वैल्यू डालना है कि यूनिट वेक्टर का वैल्यू डालना है। हाँ, तो फिर इससे यूनिट वेक्टर बनाना, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, उसको फॉर्मूले में डालना, फिर तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज जितने पढ़ा था मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज मैंने जो भी पढ़ाया तुम लोगों को कुछ खास नहीं पढ़ा है, प्रॉपर्टीज और ये सब प्रॉपर्टीज है, इसका इस चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया जो कि बहुत
बेसिक है जो सबको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, ये काम आता है, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये हमारा बहुत काम आएगा, बट ये तो हमें सबको पता है। दूसरा है ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऐसे नहीं है कि इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ठीक है, इसका डेरिवेशन तो रहने दो, और ये फॉर्मूला हो सके तो याद रख लेना। केशव, लास्ट में मैंने यूनिट वेक्टर का ये बोला, मैंने मैथमेटिकल टूल्स में हमने पढ़ रखा है ना, जैसे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ये एक वेक्टर है इसका, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो इसका यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब ये यूनिट वेक्टर बन गया, इसका वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अनुमान देखो, पीडीएफ में आज सेंड कर दूंगा, तुम बोलोगे तो, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ नोट्स बनाना है आप लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से पीडीएफ सेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो साथ साथ बनाने से ही खुद से लिखोगे, जब खुद से लिख रहे होते हैं ना तब कंसेप्ट क्लियर होता है, बाद में कॉपी करके लिखोगे तो उससे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। वेलोसिटी लाइट के मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, कोई इक्वेशन है, देखो लाइट वेव का इक्वेशन है जो कि हम लोग अभी तक पढ़े नहीं, और जो कि शायद से हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्ट्रिंग वेव का वेलोसिटी हमने पढ़ा था √T/μ। ई जो है वो टेंशन है जो स्ट्रिंग में होता है, स्ट्रिंग में कितना टेंशन है वो स्ट्रिंग पे डिपेंड करेगा। म्यू है स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ, ये हमने पूरा डिराइव किया था, वेलोसिटी पूरा स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है। हाँ देवेश, क्या क्वेश्चन है बोलो। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप है तो सही, मैं भेजता हूँ। क्वेश्चन अभी टाइम हो गया, आज नहीं दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं दे दूंगा, याद याद करके। लिंक शेयर कर दो, हाँ मैं व्हाट्सएप ग्रुप का बी फेज वाले स्टूडेंट, मैं अभी ग्रुप लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजूंगा फिजिक्स, आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लेना। डीपीपी मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, कर दोगे? हाँ मैं कर दूंगा। आप लोगों का रेजो सर में आ गया डीपीपी 12 का? किसी ने खोल के देखा रेजो सर? नहीं आया ना, मेरे पास भी अभी तक डीपीपी नहीं आया है 12 का, आते ही मैं भेज दूंगा। ठीक है, आज मैं कुछ होमवर्क भी नहीं ले रहा हूँ, आप लोग अपने 11 स्ट्रॉन्ग करो, अभी ये पहला महीना ऐसे ही चलेगा, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा बट होमवर्क कम होगा, जैसे 11th में स्टार्टिंग में हुआ था, बट आप लोग अपना 11 स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन है कौन सा, मेन तुम लोग के पास नहीं आया क्या अभी तक? प्रशांत सर से मांगो, प्रशांत सर से मांगो, भेजेंगे, सॉल्यूशन उनके पास है, वो भेजेंगे।